हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले अप्रॉक्सीमेटली 100 एमसीक्यू होंगे। गाइज पार्ट 1 अपन कवर कर चुके हैं, पार्ट 2 की अपन बात करेंगे। गाइज काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गाइज 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस है, पार्ट 1 के अंदर हो चुके हैं। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ साथ में गाइज जो भी अपनी प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, चाहे अपनी जीके हो साइंस हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो गाइज चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। देखिएगा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? बिल्कुल समान संख्या के अंदर कौन से मूल कण होते हैं गाइज? गाइज सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म्स आई है मूल कण, आंसर देते रहिएगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है। गाइज मूल कण की बात आ रही है, मूल कण को अपन फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। जॉन डॉल्टन ने कहा था कि आपके जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि परमाणु को अपन विभाजित भी कर सकते हैं और परमाणु के अंदर उसके अलग अलग मूल कण होते हैं। और गाइज इन मूल कणों को कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है गाइज? तो गाइज दिए गए ऑप्शन में कौन आपके समान संख्या में होता है? गाइज आपके जो मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। ये सभी के सभी आपके क्या है? मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि समान संख्या में कौन होता है? गाइज जितना आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपके प्रोटॉन होंगे। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जैसे कि गाइज मैं कहता हूँ कि 11Na23 का मतलब इसके अंदर इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो हमेशा कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपकी बिल्कुल समान होती है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? आंसर देते रहेगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है। गाइज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? गाइज देखिएगा, चार्ज की जो यूनिट होती है गाइज वो हमेशा कूलाम के अंदर दी जाती है। यहाँ पे आपका -19 है, यहाँ पे +19 है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के साथ में। अब गाइज यहाँ पे बात आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, प्रोटॉन के लिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव लग जाता है। बाकी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है गाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। -1.6 × 10⁻−19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होता है। और गाइज इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान दिया जाता है 9.1095 × 10⁻31 kg। यहाँ पे -31 है, आगे kg लिखा हुआ है, या × 10⁻28 ग्राम कर सकता हूँ मैं। क्लियर है? यदि 10⁻31 है तो आगे केजी मिलेगा, 10⁻28 है तो आपको ग्राम मिलेगा। एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। गाइज ये क्या बताया मैंने? ये बताया मैंने द्रव्यमान बताया, किसका बताया? इलेक्ट्रॉन का बताया गया। गाइज इलेक्ट्रॉन की खोज कब होती है? जे थॉमसन के द्वारा होती है सन 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज होती है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा। 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम इस पर चार्ज होता है। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं गाइज? आपके जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिक रूप से क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, द्विधनात्मक या उदासीन? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? परमाणु विद्युतता क्या होता है गाइज? यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में। गाइज आपका जो नेचुरली अपन इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर बात करें तो आपका परमाणु हमेशा क्या होता है गाइज? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो गाइज पॉजिटिव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो गाइज वो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक तरीके से अपन देखें तो विद्युतता आपका उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? आंसर दीजिएगा फटाफट स्पीडली। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी गाइज? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन आपका गोल्डस्टीन, ओके, न्यूट्रॉन आपके, न्यूट्रॉन कौन बनेगा? न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक। ओके गाइज, यहाँ पे एक मेसोन टर्म्स आया है, तो मेसोन होता है, मेसोन को अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मेसोन का जो सिंबल होता है पाई से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, ध्यान रखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से किसकी खोज की? गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है? न्यूट्रॉन पे हमेशा 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे हमेशा 0 चार्ज होता है गाइज, ध्यान रखिएगा। और गाइज इसका जो द्रव्यमान हो गया मास बता रहा हूँ 1.6749 × 10⁻27 kg में, 1.6749 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन का भी बिल्कुल सेम होता है, 1.6726 हो जाता है × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का ये द्रव्यमान है, ये आपके न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन पे आपका 0 कूलाम चार्ज होता है गाइज। तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। देखिए ऑप्शन में से गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कणीय तरंग की
द्विप प्रकृति पाई जाती है। कौन से पार्टिकल है उसके अंदर गाइज आपका जो कण हो गया और उसकी तरंग दोनों प्रकृति पाई जाती है। यानी तरंग नेचर भी होता है और कणीय नेचर भी होता है, यानी द्विप प्रकृति किसके अंदर पाई जाती है? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर किसके अंदर द्विप प्रकृति पाई जाती है गाइज? मेसोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। गाइज आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यानी ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? गाइज नाभिक की बात हो रही है आपका, आप सभी को पता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये आपका जो एटम हो गया, एटम के अंदर गाइज आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी खोज किसने की थी गाइज? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में रदरफोर्ड ने की थी। और गाइज कब की थी गाइज? आई थिंक ये 1911 के अंदर इसने प्रैक्टिकल किया था और बाद में रदरफोर्ड और बोर मॉडल आता है 1913 में। रदरफोर्ड ने 1911 में आई थिंक प्रैक्टिकल किया था और रदरफोर्ड और बोर उसका जो कंबाइंड प्रैक्टिकल होता है वो आता है 1913 के अंदर। क्लियर है गाइज? इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो गाइज न्यूट्रॉन की खोज होती है 1932 में और जेम्स चैडविक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। न्यूट्रॉन का पता लगाया जाता है जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 के अंदर और इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाता है 1897 के अंदर। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉन का पता लगाया जाता है 1919 में। प्रोटॉन 1919, इलेक्ट्रॉन 1897 और आपका न्यूट्रॉन 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? यानी न्यूट्रॉन एक भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, तो यानी जो अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल बराबर रहने वाली है। तो बताइएगा गाइस ये संख्या और ये संख्या किसके अंदर बराबर आती है? 1H1 के अंदर बराबर आती है क्या? किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता गाइस? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1H1 से लिखते हैं अपन। ठीक है, प्रोटीनियम जिसको अपन प्रोटियम भी बोलते हैं, इसको प्रोटियम भी बोला जाता है गाइस। ड्यूटीरियम होता है और ये हो गया ट्राइटियम। ट्राइटियम में 1H3 हो जाता है, इसमें न्यूट्रॉन आपके 2 हो गए, इसमें न्यूट्रॉन आपके 1 - 1 = 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। हीलियम हो गया आपका 2He4 होता है गाइस, तो इसके अंदर भी आपके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में एटम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। तत्व का पूछे गए, कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा भाग होता है वो कहलाता है आपका परमाणु। परमाणु आपका देखिएगा, परमाणु और अणु की 2 अलग अलग डेफिनेशन होते हैं गाइज। एक तो आपका जो परमाणु है सबसे छोटा कण है, परमाणु भी तत्व का सबसे छोटा कण है, ध्यान रखिएगा। 2 डेफिनेशन बताऊंगा, एक परमाणु की बताऊंगा, एक आपको अणु की बताऊंगा। परमाणु को बोला जाता है इंग्लिश में एटम, अणु को बोला जाता है इंग्लिश में मॉलिक्यूल। ओके गाइज, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या बनती है परमाणु की? तत्व का वह सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह सबसे छोटा कण, तत्व का वह सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये तो है परमाणु की डेफिनेशन। अणु की डेफिनेशन क्या बनती है? तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा कण, तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा कण, ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कहलाता है आपका अणु, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो कहलाता है आपका परमाणु। सबसे छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु, सबसे छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो आपका अणु हो गया। परमाणु से अणु के निर्माण होता है, परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं गाइज। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गाइज डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के अनुसार कौन रह सकता है गाइज जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, परमाणु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। जॉन डाल्टन ने कहा था परमाणु आपका अविभाज्य होता है और ये कहा था कि आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो द्रव्यमान संख्या वो किसका योग है? अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जेड अक्ष से। अब ये जो ए है गाइज ये किस किस का योग है? ओनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन?
गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जेड अक्स ए, तो गाइज ये जो ए है, ए का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू आप कह देते हैं इसको मास नंबर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होती है? चारों तरफ से जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं कक्षा के, उनकी गाइज कुल ऊर्जा क्या होती है? नेगेटिव, शून्य से अधिक, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, या हमेशा धनात्मक होती है। तो गाइज आंसर बनेगा उनकी टोटल ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी गाइज जीरो से कम नहीं हो सकती, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी श्योर होगी। जीरो या जीरो से कम नहीं होगी टोटल एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, यानी गाइज आंसर बनेगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो या हमेशा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी। टोटल ऊर्जा पूछी गई गाइज आपसे, परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। गाइज नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? किसने कहा था कि ये जो नाभिक है ये पॉजिटिव होता है? ये किसने कहा था कि ये पॉजिटिव होता है? ऑप्शन यहाँ पे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर है, या जेम्स चैडविक है। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में रदरफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। गाइज कैसे पता चला पॉजिटिव होता है? जैसे कि उसने ये आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एल्फा की बौछार की, एल्फा होता है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है 2He4। अब गाइज एल्फा यहाँ से टकरा रहा है, तो गाइज उसने कहा था कि इस तरीके से गाइज उसका प्रैक्टिकल हुआ था, यानी उसमें से एक इस तरीके से आ रही थी गाइज, कुछ आपका यहाँ से ऐसे जा रहा था, कुछ आपके ऐसे जा रहे थे, कुछ आपके गाइज यहाँ पे ऐसे जा रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव की बौछार हो रही है और गाइज यहाँ से पॉजिटिव से ही रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब उसने पता लगाया कि ये जो किरणें ऐसे जा रही है इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे यदि नेगेटिव होता तो ये जो एल्फा आ रही है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती, और गाइज ये इससे रिपल्सन नहीं होते क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बौछार की थी। यहाँ पे यदि नेगेटिव होता तो गाइज ये इसकी तरफ मुड़ जाती, लेकिन उसके प्रैक्टिकल में था ये दूर जा रही थी, तो उसने पता लगाया कि मैं पॉजिटिव किरणों को भेज रहा हूँ और वहाँ से रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ उपस्थित है वो आपकी पॉजिटिव है। तो ये सब पता लगाया था रदरफोर्ड ने। धनावेशित होने की खोज किसने की? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो क्या है? परमाणु भार गाइज एटॉमिक वेट। गाइज कोई भी तत्व का जो एक परमाणु होता है, वो कार्बन 12 का 1/12 भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके गाइज, कार्बन 12 के जो भी द्रव्यमान होगा उसके 1/12 भाग के बराबर होगा। ये है आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आंसर बनेगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 12। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था गाइज? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन? तो गाइज जो आणविक सिद्धांत है वो दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। स्टार्टिंग के अंदर आणविक सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? गाइज चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो होगी आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होती है आपकी गाइज द्विगुणित क्वांटम नंबर, एक होगी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, NLMS इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कहलाती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कहलाती है आपकी द्विगुणित क्वांटम नंबर, ये कहलाती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। तो गाइज ये जो चारों क्वांटम नंबर है NLMS, तो गाइज एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पाउली का सिद्धांत है। ओके गाइज, पाउली का सिद्धांत क्या कहता है गाइज? सिंपल सी डेफिनेशन रहनी है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ठीक है। यदि मान एक ही होता है गाइज, यदि दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, इनके लिए यदि NLMS इनका मान यदि बराबर हो भी जाता है, पहली बात तो यह कहता है पाउली का कि इनके लिए जो चारों क्वांटम नंबर है इनका मान बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। यदि इनका बराबर हो भी जाए, एक ही मान होता है, तो गाइज उनका चक्रण है वो विपरीत होगा। यदि ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, तो गाइज एंड में क्या होगा, उसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट बनेगा। एक का स्पिन यदि आपका पॉजिटिव है तो दूसरे का स्पिन आपका नेगेटिव बनेगा। तो गाइज पाउली का नियम कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं NLMS इनका मान बिल्कुल समान नहीं होता। ये नियम है आपका पाउली का नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करती है।
ओके गाइज, अभिविन्यास की डायरेक्शन दर्शाने वाली आपकी क्वांटम नंबर कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा ऑप्शन गाइज आपका कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। तो गाइज दिशा को निर्दिष्ट करती है आपकी ऑप्शन नंबर बी सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज। अभिविन्यास को निर्दिष्ट करती है गाइज, ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? देखना गाइज, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फिर से आ गया ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है गाइज, अभिविन्यास को बता रहे हैं किसी भी कक्षा में अभिविन्यास को निर्दिष्ट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या आ रहे हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या स्पेशली गाइज आपका एनर्जी को बताता है, ऊर्जा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो आपको ये दे रखा है 88 रेडियम 226, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी बनेगी? तो पहले आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, फिर आपको प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो गाइस देखिएगा, प्रोटॉन की संख्या जितना यहाँ पे लिखा है वही आपकी प्रोटॉन की संख्या आने वाली है, वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आने वाली है। न्यूट्रॉन के लिए दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, 226 - 88, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे गाइस, आंसर आ जाएगा जो भी है लास्ट वाला ऑप्शन मेरा 88 आ रहा है, ये 88 आएगा, और 16 में से 8 गए 8, तो गाइस ये मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 138 एंड 88। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पे दे रखा है कि प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो गाइस द्रव्यमान कितना बनेगा? प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, तो द्रव्यमान कितना बनेगा? तो गाइस द्रव्यमान हमेशा होता है मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो गाइस मेरा जो मास बनेगा वो बन जाएगा 4। ओके गाइस, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू मास यानी 4। गाइस कोई भी परमाणु की जो तीसरी कक्षा है, सबसे भारी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये मेरी पहली कक्षा, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ये मेरी दूसरी कक्षा, ये मेरी तीसरी कक्षा। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 2n² फार्मूला यूज कीजिएगा, n बराबर 3 रख दीजिएगा, तीसरी कक्षा 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, गाइस मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरी कक्षा में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बन जाएगी आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे परमाणु संख्या आपको Z दे रखी है, द्रव्यमान संख्या m दे रखी है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बनेगी? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बनने वाली गाइस? ये हो गया Z अक्ष है। अब इसमें कह रहा है कि जो Z है ये तो सिंपल है आपका, और गाइस यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आपकी m दे रखी है, एक इसका मैंने m रख दिया, तो गाइस m सिंपल सी बात है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा मास। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है मेरे पास में? प्रोटॉन मेरा Z है, प्लस n इक्वल टू m हो गया, n इक्वल टू m - z हो जाएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में m - z। न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। समझ में आने लग जाएगा गाइस, 2-3 बार देखोगे हर क्वेश्चन आपको, ये जो पहला सेट जरूर देखिएगा, फिर दूसरा सेट लगाइएगा, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, और जरूर गाइस अपन एग्जाम से पहले अपना टारगेट कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, सब MCQ। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 2 10, फिर से गाइस कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, और फिर आपके 2। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है गाइस, यहाँ पे 18 क्यों नहीं आया? तो 18 क्यों नहीं आया? क्योंकि कंप्लीट साइकिल होना, मतलब स्टेबल होना जरूरी है नेक्स्ट कक्षा से पहले। तो 2 8 8 2, या इसका अपन जो फिल करेंगे 1s2 1s1 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें फिल करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने वाला है 20 का 2 8 8 2। गाइस धातु तत्व के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा? मेटल्स के लिए, मेटल की बात करें तो ये ग्रुप 1 के अंदर आता है, ग्रुप 2 के अंदर गाइस आपका एल्काइल अर्थ मेटल आता है, क्षारीय मर्दा धातु। तो गाइस इसके अंदर क्या होगा? या तो इसकी वैलेंसी आपकी 1 बनेगी या वैलेंसी आपकी 2 बनेगी। तो गाइस दिए गए ऑप्शन में से देखिएगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपका धातु तत्व के लिए है? धातु तत्व के लिए है गाइस, तो गाइस आंसर बनेगा पे ऑप्शन नंबर डी। गाइस इसका आंसर 1 भी बनना चाहिए, आई थिंक 1 भी बनना चाहिए। इसकी वैलेंसी 1 आ रही है, वैलेंसी 1 आ रही है, यानी ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 के अंदर आपके धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के अंदर भी आपकी मेटल्स होते हैं गाइस। और यहाँ पे वैलेंसी 2 आ रही है, वैलेंसी 2 आ गया मतलब ये ग्रुप नंबर 2 आ गया। ग्रुप 2 भी आपका मेटल्स को बताता है। गाइस ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा
देखना है इस क्वेश्चन को भी। ओके, सस्पेंस लग रहा है मेरे को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और मैं कंफर्मेशन आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगा जो भी होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करते रहिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा जो भी आंसर होगा। ठीक है, तो भाई इस पर यहाँ पे आंसर है आपका ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? भाई सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम आयन का मतलब हो गया Na+ का मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों संख्या इसमें 11 है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी 10। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम आयन का ये तो बनेगा आपका सोडियम का, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए। ये बनेगा Na+ का, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो गए गाइज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। गाइज जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो क्या होगा? गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन, E बराबर hmu का उत्सर्जन होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए। गाइज ये भी देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से कौन हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता? गाइज हुंड का सिद्धांत क्या कहते हैं? जैसे कि गाइज ये मेरे पास में कोई भी है, एग्जाम्पल की बात करें तो गाइज यहाँ पे मैंने चलो पी बता दिया आपको, पी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ गाइज, पी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो गाइज इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि 2p 6p में आपके 6 होते हैं गाइज। ठीक है, एस में 2 हो गए, पी में आपके 6 हो गए, डी में आपके 10 हो गए, इस तरीके से। तो गाइज चलो मैं पी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। गाइज इसके अंदर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो गाइज 6 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे भरूँगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही है। तो गाइज हुंड के नियम के अनुसार मैं किस तरीके से इनको भरूंगा? गाइज देखिएगा, हुंड का नियम कहता है कि जैसे मेरे पास में 5 है तो गाइज पहले मैं सबके अंदर एक एक भरूंगा, इसमें 1 भरूंगा, इसमें 1 भरूंगा, और इसमें 1 भरूंगा, 3 हो गए। फिर गाइज इसमें 1 भरूंगा, फिर इसमें 1 भरूंगा, तब मेरा एक एक जोड़ा बन जाएगा। हुंड का नियम कहता है कि सबसे पहले आप जितने भी आपके पास में सब सेल है, उपकक्षा है, उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। यदि सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फिर आपका कपल बनेगा, फिर आपका पैर बनेगा, फिर आपका जोड़ा बनेगा। ये कहता है हुंड का नियम। तो गाइज ये देखिएगा, पहले इसमें समझिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है गाइज, इसमें देखिएगा यहाँ पे पैर बना दिया। चलो सब कक्षा में इसने एक एक तो भर दिया, लेकिन पैर आपका कहाँ पे बनना चाहिए? इससे पहले पैर बनना चाहिए इसके साथ में। ठीक है, इसके साथ में पैर बनना चाहिए, ना कि इसके साथ में पैर बनना चाहिए, क्योंकि पहले तो चलो इसने सब कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है, लेकिन ये जो जोड़ा बना रही है, ये जोड़ा डायरेक्ट दूसरी के साथ नहीं बन सकता, पहले के साथ जोड़ा बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे आता तो आपका सही हो जाता, इस वजह से आपका ये कैंसिल हो गया। इसमें देखिएगा पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, फिर एक यहाँ पे भर दिया, फिर एक यहाँ पे भर दिया, फिर एक यहाँ पे भर दिया, इसने भर दिया, फिर गाइज मतलब सब में एक एक दे दिया। फिर उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने पहले वाले के साथ में भर दिया। तो गाइज यानी पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका, और उसके बाद में पहले में वापस से एक इलेक्ट्रॉन आया, यानी जोड़ा बनाए यहाँ पे। तो ये आपका सही है। इसमें देखिए गाइज पहले ही ये आपका उल्टा हो रहा है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देना था। तो गाइज यहाँ पे कहाँ पे पैर बन रहा है, या एक कक्षा इसने खाली छोड़ दी, ऐसा कुछ है इसके अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। हुंड का नियम कहता है कि सबसे पहले आप सभी जितने भी आपके सब सेल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरिएगा। सब में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर आप पहले वाले के साथ में जोड़ा बनाएगा, फिर आप दूसरे के साथ में जोड़ा बनाएगा, फिर आप तीसरे के साथ में जोड़ा बनाएगा, फिर आप चौथे के साथ में जोड़ा बनाएगा। ये कहता है आपका हुंड का नियम। ठीक है गाइज, हुंड का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन आपके तब तक जोड़े नहीं बना सकते, तब तक पैर नहीं बना सकते, जब तक आपके पास में कोई खाली कक्षा अवेलेबल है, जब तक आपके पास में कोई खाली कक्षा अवेलेबल है। ओके गाइज, ये कहता है हुंड का नियम। तो गाइज देखिएगा यहाँ पे ओनली ये आपका सही है, तो पालन नहीं करता, पहला नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, पहला और तीसरा आपका पालन नहीं करता हुंड के नियम का। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बनेगी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? गाइज जो बाहर वाली कक्षा में होते हैं आउटर शेल के अंदर वो कहलाते हैं आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और जो गाइज जो अंदर की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं आपके कोर इलेक्ट्रॉन। अंदर की तरफ कोर इलेक्ट्रॉन, बाहर की तरफ आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो वैलेंसी संख्या है वो होगी 2। तो इसमें वैलेंसी या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 2,
और यहाँ पे गाइस जो कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन बनेंगे आपके 10, टोटल बनेंगे आपके 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो संयोजी बनेगी 3 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी। गाइज स्थायी नाभिक होता है उसके अंदर क्या होता है? गाइज स्टेबल नाभिक होता है उसके अंदर एक ही कंडीशन होती है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो अप्रॉक्सीमेट 1 होना चाहिए आपका स्टेबल के लिए। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो अप्रॉक्सीमेट 1 होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आपका क्या आंसर बन जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा स्थायी नाभिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि इलेक्ट्रॉन तब तक, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते, तब तक आपके जोड़े नहीं बना सकते, तब तक आपके पैर नहीं बना सकते, जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। जितने भी रिक्त कक्षा है वो समाप्त नहीं हो जाए, यह नियम क्या कहलाता है? यानी सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा जोड़े बनने से पहले, और गाइस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तभी ही यहाँ पे आएगा जब सब कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये कहलाता है आपका हुंड का नियम। ऑप्शन नंबर ए, हुंड का नियम। गाइस अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का मतलब होता है गाइस कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोजीशन यानी स्थिति, और गाइस उसकी वेलोसिटी यानी वेग, स्थिति और वेग का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। एक साथ उनकी एग्जैक्ट स्थिति लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहलाता है आपका हाइजेनबर्ग का नियम। हाइजेनबर्ग का नियम कहता है कोई भी कण होता है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका निर्धारण करना संभव नहीं है। तो ये कहलाता है आपका अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का नियम। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? यहाँ पे नाभिक है, इसने किसकी बौछार की थी रदरफोर्ड ने? तो उसने की थी अल्फा पार्टिकल की 2He4 की बौछार की थी गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में अल्फा कणों की बौछार की थी। गाइज वह कण जो नाभिक के कणों को बांधे रखने का काम करता है, कण का नाम बताना है। जो भी आपके नाभिक के कण है, नाभिक के कण कौन से हो गए आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के कण आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इनको बांधे रखने में काम करता है गाइज। आंसर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मेसोन। मेसोन आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। मेसोन के अंदर किसी भी प्रकार का स्पिन नहीं होता है। मेसोन में गाइज जो स्पिन होगा, जो चक्रण होगा, वो नो स्पिन, कोई भी चक्रण नहीं होता मेसोन के अंदर। मेसोन को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन का जो चक्रण होता है गाइज, न्यूट्रॉन का जो चक्रण होता है गाइज, उसको अपन 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इनका चक्रण आपका 1/2 होता है। ठीक है, मेसोन का जो चक्रण होता है वो नो स्पिन होता है, कोई चक्रण नहीं होता। तो बंद रखने में काम आता है आपका मेसोन। किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है किस पे डिपेंड करती है? रासायनिक प्रकृति किस पे डिपेंड करेगी गाइज? तो रासायनिक प्रकृति डिपेंड करेगी आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर भी गाइज आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यानी आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो आपने। और गाइज कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझ के। तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? गाइज न्यूट्रिनो को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रिनो लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रिनो को गाइज गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके जो खोज करता है वो है पाउली। न्यूट्रिनो की खोज की थी गाइज किसने? पाउली ने, ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, दोनों अलग अलग है। न्यूट्रॉन को अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रिनो को अपन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज करता आपके पाउली है। पॉजिट्रॉन की खोज करता आपके एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोज करता आपके एंडरसन है। मेसोन के खोज करता कौन है? मेसोन को अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर नो स्पिन होता है मेसोन के अंदर, और आपके जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको बांधे रखने में काम आता है ये। तो मेसोन के खोज करता कौन है गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में युकावा। युकावा आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड के अल्फा कण, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है, तो परमाणु में नाभिक होता है। सबसे पहले पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ
परजेंट है और बाद में पता चला कि ये इनको रिपल्सन कर रहा है, इस तरीके से किरणें जा रही है, तो यानी मैं अल्फा की बौछार कर रहा हूँ पॉजिटिव ही, तो यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव है। बाद में उसने पता लगाया कि ये जो नाभिक है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले उसने पता लगाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है नाभिक। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? डाल्टन ने कहा था कि अविभाज्य है, बाद में पता चला कि इसको विभाजित भी किया जा सकता है, तो वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु का भाग नहीं होता। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन, E बराबर h म्यू। तो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन भाग नहीं होता परमाणु का। फोटोन क्या होता है स्पेशली, वो क्या कहते हैं, जब उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी बराबर होती है E बराबर h म्यू के अकॉर्डिंग। तो ये इसका फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है परमाणु का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, परमाणु आपका जो अविभाज्य होता है किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु आपका अविभाज्य है, ये किसने कहा था गाइस? तो गाइस आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कार्बन परमाणु का गाइस परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी 6C12 है, 6 इसका प्रोटॉन हो गए, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो गाइस यही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, यही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता। आंसर बनेगा ए। गाइस हमेशा एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। तो 6C12 है, इसका मतलब इन सब की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी बनेगी? तो वही बात है, प्रोटॉन नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, सब बराबर होंगे, तो ये आपका 92 ही इन सब की वैल्यू आ जाएगी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन हमेशा दिया जाता है मास माइनस प्रोटॉन, मास माइनस प्रोटॉन लिख दीजिएगा, या मास माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा, या मास माइनस एटॉमिक नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, आपका न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, दोनों का डिफरेंस करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपके पास में 20 तो न्यूट्रॉन है और गाइस आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो गाइस किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जेड अक्ष से, तो गाइस ये तो हो गया मेरा द्रव्यमान, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो गाइस ये इलेक्ट्रॉन 18 है, तो गाइस प्रोटॉन भी मेरे 18 हो जाएंगे, तो गाइस मास हो गया मेरा 20 प्लस 18 38, तो ये वैल्यू तो बन गई 38 और ये वैल्यू सेम बनेगी ये, तो 18 और 38, 18 और 38, तो 18 और 38, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 18 पे आ गया मेरा आर्गन, तो 18 आर्गन 38, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको परमाणु संख्या गाइस एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 35 और गाइस इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं 18, प्रोटॉन कितने होंगे बता दीजिएगा। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही आपके प्रोटॉन बनने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। गाइस ये परमाणु संख्या 35 है, परमाणु संख्या नहीं हो सकती, ये परमाणु भार है, ये गाइस ये द्रव्यमान है, ऑप्शन बी। ये संख्या नहीं है, ये द्रव्यमान है गाइस, परमाणु भार बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे समथिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका संख्या नहीं है, ये द्रव्यमान है गाइस, ये मास दे रखा है आपको यहाँ पे। 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी आपके 18 ही होंगे गाइस। गाइस यहाँ पे आपके पास में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या बनेगी? गाइस एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, तो गाइस एटॉमिक नंबर उतना ही बनेगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू परमाणु संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो गाइस 2 प्रोटॉन है तो इन सब की वैल्यू 2 ही आने वाली है। आंसर बी, परमाणु संख्या 4 हो ही नहीं सकती, ये समथिंग मिस्टेक आ रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। गाइस ध्यान रखिएगा, इसके अंदर परमाणु संख्या 2 प्रोटॉन है तो 2 ही बनेगी, और परमाणु भार बनेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 + 2 यानी 4। गाइज ये थोड़ा सस्पेंस क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो परमाणु संख्या इसकी 2 बनेगी गाइज, और परमाणु द्रव्यमान आपका है, ये परमाणु द्रव्यमान है वो आपका 4 बनेगा, ठीक है। तो संख्या 4 बनेगी और इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपका 4 बनेगा, संख्या 2 द्रव्यमान 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो ऋण आवेशित पार्टिकल है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? नेगेटिव चार्ज एटम, नेगेटिव चार्ज एटम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या बनेगी गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा है तभी तो वो नेगेटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तभी तो नेगेटिव बनता है। तो इसमें आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी वो लेस देन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तत्व की प्रकृति को किस ज्ञात किया जा सकता है? कोई तत्व है उसकी प्रकृति कैसी है गाइस, रासायनिक प्रकृति वगैरह किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं गाइस? आंसर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, और इसमें भी अपन पता लगाते हैं जो लास्ट कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा पता लगाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पदार्थ का जो परमाणुविक सिद्धांत है सबसे पहले किसने दिया था? परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था गाइस? आंसर बनेगा यहाँ पे जॉन डाल्टन के द्वारा। चाहे परमाणुविक सिद्धांत बोल दीजिएगा चाहे आणविक सिद्धांत बोल दीजिएगा, एक ही बात है गाइस, और सबसे पहले ये दिया गया था आपका जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपका परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? टोटल एटम है, टोटल एटम का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके अंदर गाइस आपको ये जो नाभिक हो गया इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाभिक हो गया, नाभिक आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 1 फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? गाइज उसका प्रैक्टिकल क्या था, उस तरीके से गाइज एक बॉक्स था उसके पास में, उसमें गाइज यहाँ पे कुछ रख दिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था और उसकी बौछार की थी एक गोल्ड पन्नी के ऊपर। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार चले गए, यानी जो मोस्टली है मोस्टली इसको बिना विभेदित किए सीधे निकल गए, मतलब मोस्टली इसके जो भी पार्टिकल्स थे गाइज वो सीधे निकल चुके हैं, ठीक है। और गाइज कई में से एक ही वो यहाँ से टकरा कर वापस आया, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। तो अधिकांश आपके जो अल्फा कण है वो पन्नी को बिना विक्षेपित करके पार चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किसी भी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? परमाणु भार से संबंधित सबसे उपयुक्त कौन सा है गाइज? आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द्रव्यमान संख्या के विपरीत परमाणु भार आपका भिन्न हो सकता है। ये था गाइस सेशन, इसी के साथ में सेशन समाप्त होता है। पूरे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, केमिस्ट्री के अभी 2 टॉपिक हुए हैं, फिजिक्स अपनी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है गाइज, इसी तरीके से बायोलॉजी भी अपनी चल रही है गाइज, और जीके चल ही रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। धन्यवाद, थैंक यू।